जय हिंद। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे और बोले थे कि इस लेक्चर में, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में, इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछ रहा है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि इतिहास, क्या पढ़े थे? इतिहास। इसको क्या बोलते हैं? क्या होता है इतिहास? तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हम लोग देखे थे, कौन थे बाबू? तो हीरोडोटस थे। कौन थे? हीरोडोटस थे। उसके बाद इतिहास को 3 कालखंड में बांटे थे आगे चलकर। कौन कौन सा? तो प्राग ऐतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटे थे, मतलब 4 भाग में बांटे थे। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। और इसके अंतर्गत हम लोग रखते थे पूर्व पाषाण काल को, मेनली रखते थे किसको? पाषाण काल को। फिर पाषाण काल को हम लोग बांटे थे 4 भाग में। इसी तरह करके अदैतिहासिक काल में हम लोग रखते थे सिंधु सभ्यता को, और सिंधु सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि पहली खुदाई स्टार्ट हुई थी हड़प्पा से और कांसा के खोज हो जाने के कारण इसका नामकरण और भी पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। इसी तरह करके ऐतिहासिक काल में हम लोग देखें कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग रखें प्राचीन काल को, मध्य काल को, आधुनिक काल को और नेहरू काल को, और पूरे विश्व को। अभी विश्व के बारे में जो पढ़ेंगे वो भी आता है आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। याद रखना है कि इतिहास का वह कालखंड जब मानव पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसकी जानकारी हम लोग को किससे मिली है? तो पुरातात्विक स्रोत से मिली है, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग किसको? तो पाषाण काल को रखते हैं। और पाषाण काल को, पाषाण काल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो डिफिनेशन हो जाएगा वह समय जब मानव पत्थर के औजार का उपयोग करते थे या फिर पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, यानी पत्थर से बनी हुई हथियारों का ही प्रयोग किया जाता था। उस कालखंड को हम लोग पाषाण काल बोलेंगे। ठीक है, तो पाषाण काल को 4 भाग में बांटे थे। बोले हैं कि पाषाण काल को क्या कितने भाग में बांटे हैं? 4 भाग में। कौन कौन सा? तो पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, ताम्र पाषाण काल हो गया। इसी तरह करके पूरा पाषाण काल का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ठीक है, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन था? तो पूरा पाषाण काल। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे उन लोगों को कहा जाता था आदि मानव। ठीक है, इस समय का मानव खाना बदोश था, यानी खाद्य संग्रह था। इन लोग की मुख्य उद्देश्य होता था वो जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। बहुत अच्छा ढंग से लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन। ठीक है, इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आग की खोज थी। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कि अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा रहना चाहिए माइंड में। चलो, उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है भाई? तो यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय पीरियड था। ठीक है, इस समय मानव हथियार, मतलब मानव के हथियार जो है वो छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य जो थी वो अंत्येष्टि कार्यक्रम था, यानी अंतिम संस्कार था। हम बताए थे कि हिंदू धर्म में अगर बात करेंगे तो हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार होते हैं, और जब मानव मर जाता है यानी कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ले जाया जाता है जलाने के लिए, और वो होता है हम लोग का अंतिम संस्कार। ठीक है, 16वां संस्कार यानी अंतिम संस्कार। उसके बाद देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को ही देखो, हिस्ट्री के भाषा में जब कोई खत्म होने वाला होता है ना तो उसको उत्तर बोला जाता है। जैसे कि मरने वाले होंगे तो हिस्ट्री वाला जो विद्वान रहेगा वो हमको बोलेगा उत्तर संजीव काल। तो इसी तरह करके इसको कहा गया नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल तो चल ही रहा था, लेकिन पाषाण काल खत्म होने वाला है ना भाई, कितना दिन तक चलेगा, तो इसको कहा गया उत्तर पाषाण काल। समझ में आ गया? इस काल में मानव अस्थायी आवास बना लिया था। देखो, नव पाषाण काल में क्या किया मानव? तो अस्थायी आवास बना लिया। साथ ही साथ मानव कृषि तथा पशुपालन भी स्टार्ट कर लिया था, लेकिन पशुपालन स्टार्ट किया था आपका इसमें व्यवस्थित ढंग से, और अव्यवस्थित ढंग से हम लोग को मध्य पाषाण काल में भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। किस काल में? तो नव पाषाण काल में ही मानव ने क्या किया? तो पहिया तथा मनका का भी खोज कर लिया।
क्योंकि डेवलप हो रहा है मानव धीरे धीरे। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं तिथर पहाड़ियों के बीच में की थी। पहली कृषि जो थी वो जौ एवं गेहूं थी। ठीक है, मानव द्वारा पहला पाला गया जानवर था यानी पशु था कुत्ता। उसके बाद देखिए ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या है, तो यह पाषाण काल का सबसे अंतिम समय था। ठीक है, एक्चुअली में नवपाषाण काल ही अंतिम समय, लेकिन तांबा के खोज हो जाने के कारण विद्वानों ने एक अलग सा काल दे दिया और नाम दे दिया ताम्रपाषाण। ठीक है, इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरुआत हो गया था। देखो तांबा का खोज हो गया ना ताम्रपाषाण काल में, उसके बाद औद्योगिकरण शुरू हो गया और इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप हम लोग को सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता जो आता है अर्ध ऐतिहासिक काल में। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस काल में मानव अखेट थे, तो अखेट किस काल में थे, तो पूरा पाषाण काल में थे। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है, तो चावल का साक्ष्य अगर की बात करें तो इलाहाबाद के कोल्डिभा से मिला है, लेकिन कोल्डिभा से मिला है उससे पहले भी मिला है हम लोग को, मतलब उस नवीनतम खोज के अनुसार अगर यदि पूछेगा तो हो जाएगा आपका लोहरादेव, और यदि नॉर्मल पूछेगा तो होगा यूपी के कोल्डिभा। ठीक है, कोल्डिभा कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए ये वाला है प्राचीन भारत का इतिहास, एकदम पूरा प्राचीन, और इसमें आता है आपका पाषाण काल। यहाँ पे कितना अच्छा ढंग से लिखा गया है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके साक्ष्य अपठय या फिर दुर्बोध होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। जब लिखित विवरण मिलता है तो वही है क्या, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता। जो हम पिछले में पढ़ा है वही इस स्लाइड में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में पूरा अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के बारे में बताए थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और कौन थे, तो और थे पुरातत्वविद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, लेकिन ये कब पूछा है, तो यूपी सब लोअर प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, तो इसका आंसर तो दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन ए और बी है, जिसके कारण इसको एग्जामिनर जो था उस टाइम जो एग्जाम लिया था उसको दोनों ही सही करना पड़ता, या फिर जो बच्चा ए लगा के आया है उसको भी सही करना पड़ता, और जो बच्चा बी लगा के आया है उसको भी सही मानना पड़ता, अकॉर्डिंग टू द इनके बारे में जो जानकारी दिया है। कि या फिर इस तरह कुट बना सकते थे इसमें, लेकिन कुट नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे, तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और कौन थे, तो पुरातत्वविद। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखो, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने क्या बोलते हैं, जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे वो 1863 में पाषाणकालीन बस्तियों का खोदना शुरू किया था। ठीक है, कौन, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जी। दूसरा क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युगीन त्रियुगीन विभाजन, तो हम आपको बताए थे कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो याद रखना है जे थॉमसन, भूल गए इलेक्ट्रॉन का खोज, तो उसी तरह क्रिस्टियन जॉन थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। डेनमार्क के थे, कहाँ के थे, डेनमार्क के थे, डेनमार्क में है कोपेनहेगन संग्रहालय। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 में और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन क्रिस्टियन जॉन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी प्रकाशित किया था। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, उत्खनित यानी जब खुदाई हुआ उस प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन प्रारंभ कब हुआ, तो बोलो। पशुपालन की अगर बात करें तो हम बोले हैं कि जब
उत्खनन हुआ तो हम लोग को पशुपालन का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल में, लेकिन वो अव्यवस्थित ढंग से मिला है। लेकिन यहाँ पे दिया है आपका मध्य पाषाण काल, तो हमको टिक लगाना पड़ेगा मध्य पाषाण काल में ही, ठीक है। और यदि अगर बोलता कि व्यवस्थित ढंग से, तो हम लोग को नव पाषाण काल में जाते हैं, और नव पाषाण काल तो आपका है ही नहीं ऑप्शन में, इसके इसलिए हम लोग किस में जाएंगे, तो मध्य पाषाण काल में। क्लियर है यहाँ तक? देखो लिखा है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में अहम आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ यानी होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन प्रमाण कहाँ से मिले? अरे भाई सीधा सीधी बोल रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है, वो किस स्थान से मिला है? तो अभी यहाँ पे हम लोग देखें, कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे आदमगढ़, आदमगढ़, और क्या देखें, और देखो होशंगाबाद, और क्या देखें, तो बागोर। तो देखो वहाँ पे ऑप्शन क्या है, आदमगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना है भाई, देखो बोले है ना, जो पढ़ाए वही चीज आ रहा है ना, क्या है, आदमगढ़, होशंगाबाद, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता था, लेकिन इसमें भीलवाड़ा राजस्थान वगैरह कुछ नहीं है, खाली आदमगढ़ है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हम बोले थे कि हड्डी के उपकरण, हड्डी के हथियार मिले हैं कहाँ से, महदहा से। कहाँ से, महदहा से। और कहाँ से मिले हैं, तो सराय नहर से भी मिले हैं, सराय नहर से भी मिले हैं, यानी सी और डी दोनों होंगे। देखो मध्य पाषाण कालीन महदहा कहाँ है, जो उत्तर प्रदेश में है, कौन सा जिला है, तो प्रतापगढ़ जिला है, हम कॉपी में लिखा है, इससे इसके पहले वाला वीडियो में देखना है, ठीक है। कि बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। कौन, तो जी.आर. शर्मा, एक इतिहासकार है जी.आर. शर्मा, उन्होंने महदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र और बुचड़ खाना कुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुचड़ खाना कुल क्षेत्र में ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं। आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। कहाँ से, सराय नहर से मिले हैं। और कहाँ से मिला है, तो बुचड़ खाना कहाँ पे है भाई, हा? तो बुचड़ खाना आपका है वही यूपी में ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण, वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहां से, सराय नहर से, ऑप्शन नंबर ए। और कहां से, तो महदहा से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों से, पता नहीं किस तरह करके ऑप्शन को इन लोग सेट कर रहे हैं, और सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी आरओ ARO, अभी जुलाई में पेपर है यूपी आरओ ARO का, और मेंस में पूछा गया था 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल, हम बोले हैं कि दमे लाश मिला है, दमे लाश कहाँ मिला है, दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी मारो 60 सन। 3 माने एक से ज्यादा होगा, तो क्या बोलते हैं, दमे की कैटेगरी में आएगा। तो वही लिखा है, मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खननों के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों से 5 समाधान युग्म समाधान है और 1 समाधान युग्म 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान एक कंकाल मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। देखो कहां से हुई थी, नव पाषाण काल में। बोले हैं खदानों की कृषि प्रारंभ हुआ था कब, तो नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? मानव का कंकाल कहाँ मिला है, बोलो, मानव का कंकाल कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है आपका नर्मदा घाटी में। कहाँ पे मिला है भाई? नर्मदा घाटी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में उपस्थित हथनोरा यानी होशंगाबाद नामक पूरा स्थान से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण
शोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो अरुण शोनकिया द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 5 दिसंबर 1982 को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि ये कहाँ पे है? तो ये है आपका हथनोरा में, हथनोरा में है। ये है होशंगाबाद वाला एरिया, मध्य प्रदेश। और इसकी खोज जो किया था, वो खोज करने वाले व्यक्ति थे अरुण शोनकिया। ठीक है, अरुण शोनकिया। और कब किए थे? तो 5 दिसंबर 1982 को। ठीक है, 5 दिसंबर 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? भाई इसी क्वेश्चन का तो कॉपी किया है ना, तो नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए मानव का सबसे पहले जीवाश्म, जो मानव का शरीर मिला हुआ है, मानव का जो अस्तित्व मिला हुआ है, कहाँ पे मिला है? तो नर्मदा नदी घाटी में। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जौ था। अभी बोले कि सबसे पहले उन लोगों ने जौ को ही खेती किया था, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया, जो था जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बजरा, सोरगम, राई, जाई। ठीक है, इस तरह करके 8 प्रकार के अनाजों का इन लोगों ने खेती किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोहरा देव। नवीनतम खोज के हिसाब से लोहरा देव कब मिला है? तो 8000 ईसा मसीह पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन कब पूछा है? यूपी लवर सब प्री 2004 में पूछा है, और फिर वही क्वेश्चन 2008 में भी पूछा है। तो यहाँ पे कितना मस्त से लिखा है, एकदम प्यार से। नवीनतम खोज के अनुसार, नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव। लोहरा देव कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर में है। ठीक है, जिला कौन सा पड़ता है? तो संत कबीर नगर। ठीक है, जिले में स्थित लोहरा देव से यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, हम लगभग 8000 ईसा पूर्व बोले हैं ना। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम साक्ष्य केवल साक्ष्य वाला स्थान कोलडीहा से मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट एकदम सेम क्वेश्चन उतार दिया है, लेकिन यहाँ पे लोहरा देव आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? तो मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। फिर सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी लोहरा देव नहीं है, तो इसमें भी मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, अच्छा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम माने ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये वाला क्षेत्र में बोल रहा है कि किस स्थान पर कृषि का अभ्युदय के भाई कितना उल्टा पुल्टा करके लिखा है देखो। उत्तर पश्चिम, यही तो मेहरगढ़ वाला एरिया है ना, तो सीधा मारो फिर मेहरगढ़। ये खाली उल्टा बोला है क्वेश्चन फंसाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। भाई कितना बार पूछेगा क्वेश्चन तुम? मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम जीवन का प्रमाण मिला है। तो अभी बोले प्राचीनतम जीवन का प्रमाण मिला है। अच्छा, प्राचीनतम जीवन का प्रमाण मिला गया था आपका मेहरगढ़ से ही। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ में मैदान में मिला है, स्थित मेहरगढ़ जिले में। ठीक है, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7 ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व, जबकि
किले की गुल मोहम्मद एवं कालीबाग की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा मसीह से 3500 ईस्वी पूर्व है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? भाई मध्य पाषाण काल में कहाँ से? बागोर से मिला है। मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला है? तो आपका बागोर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ, भाई चिलकोलिथ, चिल्ला चिल्ला मतलब क्या बोलते हैं उसको? चिलकोलिथ। चिलकोलिथ का संबंध किससे है? तो जो चिल्लाएगा उसको तमाचा मारना है, तो ताम्र पाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है, देखो 44 बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। भाई इस तरह का क्वेश्चन पूछता था पहले, लेकिन अभी तो थोड़ा टफ लेवल का पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है 2021 में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार भाई। क्या है? आहड़वासी तंबा लगना गलाना जानते थे। अच्छा, हड़प्पा वासी, गलत लिखा है यहाँ पे, हड़प्पा वासी तंबा गलाना जानते थे। हाँ ठीक है, तंबा का खोज हो, तो भाई तंबा था उस टाइम, हड़प्पा सभ्यता में तंबा था, तब ना उसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। हाँ नहीं, तंबा का खोज तो, तंबा का खोज आपका प्राग ऐतिहासिक काल में ही हो गया था। ये अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या बोलते, कांसा का खोज हुआ था। ठीक है, तो तंबा था ना भाई, तो तंबा को गलाना ही तो एकदम ठीक है, जानते होंगे, क्या इसमें बड़ी बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। चावल से परिचित नहीं थे भाई, चावल की खेती करते थे, चावल से परिचित कैसे नहीं होंगे? ये गलत हो गया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड यहीं पे काम करता है। ये गलत हो गया, मतलब 2 नंबर तो गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पूछना है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये गलत हो गया दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर जिसमें है उसको काट देंगे। ये है, इसको पूरा हट जाएगा। एलिमिनेशन विधि इसी को बोलते हैं। इसमें है तो ये भी हट जाएगा। अब बचा क्या? बचा हमका ए और डी, ए और डी। अब हम लोग नेक्स्ट ये सब पढ़ेंगे। अगर यदि ये और ये दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, और अगर यदि ये दोनों गलत है तो फिर ऑप्शन नंबर ये इसके। अब भाई ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एक एकदम पूरा कंफर्म है, एक पूरा कंफर्म है। ठीक है, यह तो यहाँ पढ़ना ही नहीं है। देखो एक पूरा कंफर्म है कि हड़प्पा वासी जो है वो तंबा गलाना जानते थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे, कोई उपाय नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं फिर। धातु का काम हड़प्पा वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ ठीक है, अर्थव्यवस्था का कृषि साधन था, उसमें एक धातु का साधन था, तो क्या बड़ी बात है। ठीक, नॉर्मल सी स्टेटमेंट। जहां से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग ज्यामिति की आरंकित आकृतियां उकेरी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष मिला है? तो ये है एकमात्र, बोले है ना कि प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल के मिले हैं, तो ये कहाँ था? तो मेहरगढ़ में। कॉपी में है भाई, दिखाएं क्या? नोट्स खोलना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवादा टोली का उत्खनन किया था, ये है आगे वाला में, आगे वाला पढ़ना है इसको। तो नवादा टोली का उत्खनन किया था आपका HD सांकलिया। ठीक है, HD सांकलिया। नवादा टोली कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे HD सांकलिया ने कराया था। वह स्थान इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन यानी ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थान है, जिसकी तिथि 1600 से 1300 मध्य में निर्धारित की गई है। चलो नवादा टोली किस राज्य में है? अभी देखें हम लोग, नवादा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नवादा टोली मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत स्मारकों की जो पहचान की गई है वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल
पाषाण खंडों से निर्मित है। बृहत पाषाण या फिर मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे समष्टि शिष्ट समाधि, पीट सर्कल, कैर्निन सर्कल और डॉलमेन या फिर अल्ब्रेला स्टोन। ठीक है, और भी है बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राक का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन का स्थान है। ठीक है, तो ये है आपका संगल कल्लू। संगल कल्लू कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ, तो मैसूर में। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लोरी जनपद, कौन सा जनपद पड़ता है, तो बेल्लोरी जनपद स्थित है। और वहां पे स्थित क्या है, संगल कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थन से राक के टीले प्राप्त हुए हैं। तो राक के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो बाबू, तो संगन कल्लू नामक स्थान है। ठीक है, कौन सा जनपद पड़ता है, तो बेल्लेरी जनपद पड़ता है। कौन सा, अगर यदि क्षेत्र की बात करें तो मैसूर। कौन सा स्टेट की बात करें तो है स्टेट कर्नाटक। सीधा सीधा पूछ सकता है कि संगन कल्लू कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। पूछ सकता है कि संगन कल्लू कहाँ पे है, तो बेल्लेरी में है। पूछ सकता है कि संगन कल्लू कहाँ पे है, तो मैसूर में है। कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ये गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था ना, तो ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के सेल चित्र के लिए। ठीक है, ये है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। कौन सा जिला था, रायसेन जिला था। बोले हैं भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक सेल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा यानी छापा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र बनाए हुए हैं। अब तक लगभग 700 से ज्यादा शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। अच्छा, ठीक है, 700 ऐसे चित्र बनाया गया है जिसमें 133 को ये सब का है, हाथी, घोड़ा, सांभर, हिरण वगैरह का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। वो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भाई अभी बोले, अभी यहाँ पे पढ़े, देखो यही क्वेश्चन था, तो एडवांस वर्जन है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। भाई ये कहाँ है बताओ, रायसेन जिला, याद है। भोपाल में भी मार सकते हैं जब ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, भोपाल में भी मार सकते हैं तब जब ये सब रायसेन वायसेन नहीं रहेगा, क्योंकि रायसेन अब भाई मिल गया है। कोई बोलेगा कि संजीव का क्या बोलते हैं जन्म स्थल कहाँ है, तो गांगजूरी। अभी हम रहते हैं चासमें भले, लेकिन मेरा जन्म स्थल जो है उसको बोलेंगे ना पहले, तो ये है इसका भीमबेटका का जन्म स्थल। मतलब इसी रायसेन से ही हम लोग इसको जाने हैं। भोपाल तो अभी का नाम, पूर्व मध्य प्रदेश के राजधानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रप सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अच्छा, शिलाश्रप का, भीमबेटका समय शिलाश्रय मतलब क्या, छपा हुआ कुछ भी चीज, यानी शिलाश्रय। शिलाश्रय का मतलब क्या होता है, शिलाश्रय मतलब बॉडी ही है। ठीक है, ये हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है गूगल से। चलो, तो कहां से, भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर बिहार वाला बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा था। उसने सेल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक काल के महत्व को खोजा। तो BS वानकर कौन थे, तो BS वानकर। ठीक है, BS वानकर, इन्होंने ही जो पहली बार भीमबेटका का गुफा है उसको देखा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक सेल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में BS वानकर ने की थी। तो पूछेगा कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 में हुई थी। कौन किए थे, तो कौन किए थे भाई, तो BS वानकर। ठीक है, वानकर। चलो, भीमबेटका को किसने खोजा, ले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही दिया। डॉक्टर
वी.एस. वानकर, ठीक है, डॉक्टर वी.एस. वानकर। तो इसी का नाम था, फुल नाम था विष्णुधर, ठीक है। चलो, विष्णुधर वानकर, यहाँ पे वानकर से याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड प्रातः ओसीसी का नामकरण हुआ है तो हस्तिनापुर में। मतलब बोले है ना कि गैरिक मृदभांड जो है कहाँ से मिला है, तो हस्तिनापुर से। देखो, गंगा यमुना द्वाब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुगर्निया मृदभांड संस्कृति यानी ओसीपी कहा गया है। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था। कौन किया था, तो बीबी लाल ने किया था, ठीक है, इसका नामकरण हुआ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो महाराष्ट्र के लोग जो थे वो उत्तर से दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर तरफ रहता था उसका मुड़ी और दक्षिण तरफ रहता था उसका पेट, उस तरह करके दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए। देखो, महाराष्ट्र के प्राचीनतम कालीन संस्कृति, यानी इसको बोला गया जोरवे संस्कृति, ठीक है, मेंस में आता है क्वेश्चन जोरवे संस्कृति के बारे में। कौन सा संस्कृति, तो जोरवे संस्कृति के नेवासा या फिर देमाबाद, कोठे के चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों के मृतक को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर घरों के फर्श में लेटा के दफना दिया जाता था। चलो, उसके साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडिया और तांबे के कुछ वस्तु भी मिला हुआ है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 और निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। तो ये बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम कहाँ है भाई, तो हम यही जम्मू कश्मीर में है ना। चलो, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है। गर्तवास यानी गड्ढों वाले घर भी सम्मुख हुआ है। यानी जो गर्तवास मिला है कहाँ पे मिला है, तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर यानी बुर्ज होम से मिला है गर्तवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ भाई मारो इसको बुर्ज होम तुरंत। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, यूपी लवर सब प्री 2008 में पूछा है, फिर उत्तराखंड पीसीएस में पूछ दिया 2010 में, 2 साल बाद ही ट्रांसफर कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्तवास के साथ ले यूपी पीसीएस मेंस में पूछा है 2011 में, ले 10 में यहाँ पूछा, 11 में यहाँ पूछा है। गर्तवास मारो रे, फट सुनो, बुर्ज होम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करते हैं भाई, स्थान दिया है और क्या दिया है, ख्याति का कारण दिया है, ठीक है। ऐतिहासिक नाम दिया है, बुर्ज होम दिया है, चंद्र केतुगढ़ दिया है और गणेश्वर दिया है। तो भाई ये हुआ ना बात, एक क्वेश्चन पूछा है आईएएस में, ठीक है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है पूरे प्राग ऐतिहासिक काल में, बाकी पीसीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है अलग अलग पीसीएस में। चलो, ठीक है। देखो, तो हम लोग जानते हैं कि बुर्ज होम कहाँ था, बोलो बुर्ज होम कहाँ था बोलो। बुर्ज होम में हम लोग गर्तवास मिला है भाई, तो ये तो वाला टटका वाला गलत होगा, और यहाँ पूछ रहा है सही सुमेलित है, तो एक तो होगा नहीं, एक नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 पढ़ो, गणेश्वर, हाँ बिल्कुल, ये ताम्र कलाकृतियां वहां से मिली है गणेश्वर से, ठीक है। तो इसलिए ये सही है, तो ये देखो दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर डी। हमको पता था गणेश्वर ताम्र कलाकृति में है, इसलिए हम इसको टिक लगा दिए। चलो, ठीक है। चलो, बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पूरा स्थल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पूरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। चंद्र केतुगढ़ कहाँ है भाई? तो चंद्र केतुगढ़ की बात करें तो ये है वेस्ट बंगाल में। हाँ हाँ, ममता बनर्जी जी, ठीक है। चलो, जो विदाधारी नदी के तट पर है अवस्थित है। भाई ये कहाँ पे है? तो विदाधारी नदी, विदाधारी नदी के तट पर है, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक काल के टेराकोटा के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। हाँ बिल्कुल, टेराकोटा के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, यानी सही है ये भी। चलो, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक अमाशय विशेषता प्रकाशित करता है। गणेश्वर राजस्थान, गणेश्वर कहाँ है भाई? गणेश्वर है आपका राजस्थान में, गणेश्वर है राजस्थान में। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण, हाँ ताम्रपाषाण पूरा स्थल है। अच्छा, गणेश्वर जो है ताम्रपाषाण काल का पूरा स्थल है। जबकि चंद्र केतुगढ़ जो है ये किसका है भाई? चंद्र केतु ये ऐतिहासिक काल का पुरातात्विक स्थल है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 38 कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रप से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र यानी विंध्याचल वाला क्षेत्र से, तो लेखहिया, ठीक है, लेखहिया से मिला है, लेखहिया से। डॉक्टर जे.एन. पांडे ने की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, पुरातत्व के बारे में विमर्श, और उसके अनुसार विंध्या क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रप संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेंग विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकस के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो को कथन दिया गया है, कथन ए दिया है, ठीक है, और दूसरा कथन आर दिया है। कथन ए पढ़ते हैं कि विंध्य क्षेत्र के पाषाणिक युगीन लोगों की नूतन भूतल काल के अंत भाग में घाटी के प्रवजन किया है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवजन था। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट है, बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता था। हाँ, जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण ये शुष्कता हुआ, और उसी के कारण तो लोगों को नूतन भूतल लगा गंगा घाटी के प्रवजन। चलो ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है कि जी.आर. शर्मा ने सराय नहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्या क्षेत्र में भोजन की कमी का कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों मंत्रालय से किसका संकलन किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वही पूछ रहा है भाई, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कितना उल्टा फुल्टा बजा के क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय से किसका संलग्न कार्यालय है? सीधा पूछता कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों को रखा जाता है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय। एकदम शॉर्ट सा आंसर देते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनआरली, क्या बोलते हैं रे? हाँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय पुरातात्विक के जनक कहा जाता है कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी तक
ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल के इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैयार या फिर तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक कहा जाता है या फिर रूप में माना जाता है। नेक्स्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भाई राष्ट्रीय यानी देश का बात बोल रहा है तो भोपाल में है ना, इसी को बोलते हैं ना इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चलो, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में है। यह भारत सरकार के अधीन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलो ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।